सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुख करते हैं अब तक की बड़ी खबरों का, जहां पहली बड़ी और अहम खबर है किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई। पंजाब और हरियाणा के बीच दो बॉर्डर पॉइंट्स पर प्रदर्शन कर रहे किसान बुधवार को दिल्ली चलो मार्च की एक बार फिर से शुरुआत कर चुके हैं। किसान आंदोलन में शामिल 14,000 किसान अपने 1200 ट्रैक्टर्स के साथ आज एक बार फिर से दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा का इंतजाम काफी तगड़ा है। पुलिस ने पुख्ता तैयारियां भी की हैं। ड्रोन के जरिए, आंसू गैस के जरिए लगातार इन किसानों को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। लगातार आंसू गैस दागे जाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मौके पर भगदड़ के हालात भी बने। इन सबके बीच सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार हो गई है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि वे आगे भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि शांति बनाए रखना जरूरी है। किसानों ने सरकार के सामने 13 सूत्रीय मांगे रखी थी। इनमें 10 पर सहमति बन गई है। 3 मांगे पूरी किए जाने पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सरकार का कहना है कि इन मांगों को पूरा करने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। हालांकि सरकार ने एमएसपी गारंटी को लेकर किसानों के सामने फॉर्मूला भी रखा था, लेकिन इन किसानों को समझ नहीं आया कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही है। लिहाजा अब 5वें दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच होने वाली है। वहीं अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी में भी किसानों के इस प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है। खबर पर जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी जोगेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारनपुर से, क्योंकि सहारनपुर में भी आज किसानों ने डीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। जोगेंद्र, फिलहाल सहारनपुर में किसानों को लेकर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, सहारनपुर में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज एक किसानों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिला अध्यक्ष कलेक्टर के मांग को लेकर आ रहे हैं, पर प्रशासन ने उन्हें जिला अधिकारी के कार्यालय में पहुंचने नहीं दिया। यहाँ पर किसान दरी बैठाकर सड़क पर ही दरी बैठाकर बैठ गए और जी। उसके बाद आखिर प्रशासन को मजबूर होकर जिला कलेक्टर का गेट खोलना पड़ा और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान जिला अधिकारी कार्यालय तक पहुंचे। उन्होंने अपना मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष है वो इस वक्त मौजूद है, इस प्रदर्शन में मौजूद थे। सबसे अहम भूमिका उनकी निभाई। उनसे बात करेंगे, उनकी क्या जी। मांग है, बात करें। मोर्चा के आह्वान से आज जो हमारा प्रदर्शन है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान से, ये किसान समस्याओं को लेकर जो सरकार ने दिल्ली आंदोलन के दौरान झूठ बोल कर किसान वहां से उठाए थे दिल्ली से, तो उसी क्रम में पंजाब के किसान जो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे, हरियाणा बॉर्डर को वो रुके हैं, उनके समर्थन में हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत फरवरी थी, उसमें उन्होंने निर्णय लिया भाई सभी जनपदों के सभी जिला मुख्यालयों को जी के नाम से जिलाधिकारी के माध्यम से विज्ञापन दिया जाएगा। एमएसपी जो कि किसान माता को शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों को उन्हें शहीद का दर्जा। एक बिजली अधिनियम 2022 में सरकार उसे वापस ले और जो प्रीपेड मीटर है उन्हें लगाने। आप लोग कब वहाँ जाते हैं? किसानों का हरियाणा प्रदर्शन करना, आप लोग कब पहुंचोगे? तो अभी हमारी बातचीत चल रही है, जैसे भी राष्ट्रीय आह्वान होगा, अभी 27 तारीख में हमारा प्रोग्राम सेट होगा ही देते हैं। उसके बाद में जैसा भी हाईकमान का आदेश तो हम या जिलादार 1000 आदमी तैयार बैठे हैं वो जैसे ही आदेश होगा तभी दिल्ली। सरकार तो कहती है कि आपका जैसे ₹200 के में आपको कैसे पूरा समर्थन मूल्य देते हैं, इस वस्तु का आप दे रहे हैं और पूरे देश के बारे में सोचना पड़ता है सरकार। सरकार पूरे हम भी तो इसी देश के वासी है, हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? हमारा हमारा 2 गन्ना बीज यहाँ पे आस पास में 1000 दुकान होगी और कागज इनका पेमेंट अभी नवंबर का नहीं किया, थोड़े में जा रही। तो हम किसान कैसे खर्चा चलाए? सरकार तो झूठ बोल रही, सारी झूठ से वादे कर रहे हैं और झूठी बोल के बता रही। वो तो कह रही है हमने पूरा पेमेंट करवा दिया, और किसानों की हालत देखो। इनका जब पेमेंट नहीं हो रहा है, कहा अपने चीज हो रहा है, कहा अपने खर्चे चला में
उनकी किताब कापी ड्रेस कहाँ से लाए, और भी बहुत खर्चे हैं, बीमारी के खर्चे हैं। ये सरकार तो सारी झूठ बोल रहा है, झूठ पे नहीं। अभी आपने सुना कि किस तरह से किसानों का ये जो विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, सहारनपुर में भी किसानों का गुस्सा देखने को मिला। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद जोगेंद्र। शंभू बॉर्डर पर बिल्कुल आर पार के हालात बने हुए हैं, किसान नाराज हैं। एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच बातचीत की बात हो रही है। एक बार फिर से किसानों से सरकार बात करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से किसानों को मनाया जा सके, क्योंकि धीरे धीरे ये मुद्दा काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। किसानों का ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। एक ओर जहां किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये किसान जेसीबी लेकर दिल्ली में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये तमाम तरह की ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसे सरकार पूरी तरह से मना कर रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अगर किसानों की बात की जाए तो राकेश टिकैत के ग्रुप भारतीय किसान यूनियन के कहने के बाद लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही और खासतौर पर पश्चिमी यूपी में इस पूरे के पूरे आंदोलन का, पूरे के पूरे प्रदर्शन का असर देखने को मिला। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरह से किसान तैयार हैं। किसानों के पास पोकलेन मशीनें हैं, जेसीबी मशीनों के साथ भी किसान दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार हैं। हाइड्रोलिक क्रेन लेकर भी ये किसान सीधे दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसान भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। इनके पास पोकलेन मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें हैं, साथ ही साथ ये हाइड्रोलिक क्रेन्स लेकर भी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। इनका एक साफ निशाना है दिल्ली पहुंचना। दिल्ली चलो मार्च को ये पूरी तरह से पुख्ता बनाए रखने के लिए तमाम इंतजाम कर चुके हैं। वहीं अगर किसानों को रोकने के निजाम की बात करें तो हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। पंजाब के कई जिलों में भी इंटरनेट पूरी तरह से बाधित है। दिल्ली अलर्ट है और कई बॉर्डर्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं ताकि कहीं से भी ये किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाएं। किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से दिल्ली प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं हरियाणा में भी 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि ये किसान पूरी तरह से उग्र ना हो पाए। पंजाब के भी कई जिलों में इंटरनेट बंद होने की खबर सामने आ रही है। पूरा दिल्ली अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के कई बॉर्डर्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सीमेंट के गार्डर्स लगाए गए हैं ताकि किसान इन्हें पार ना कर पाएं। इसके अलावा रास्ते में कटीली तार भी बिछाई गई है ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने में समस्या हो। इसके अलावा पुलिस ने 7 लेयर्स की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर रखा है, यानी प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं कि इन किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देना है। वहीं दूसरी ओर अगर किसानों की बात करें तो ये किसान भी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। इनका निशाना सिर्फ दिल्ली पहुंचने तक है। अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के जिलों से होकर गुजर रही है। वाराणसी अमेठी होते हुए यात्रा अब उन्नाव से शुरू होकर कानपुर पहुंची, जहां कानपुर के गंगा पुल पर पहुंचते ही राहुल गांधी के काफिले का कांग्रेसियों ने जमकर स्वागत किया। न्याय यात्रा में राहुल गांधी का काफिला कानपुर गंगा पुल से शुरू हुआ, जिसके बाद काफिला पंचक्की चौराहे होते हुए माल रोड के रास्ते होते हुए घंटाघर चौराहे पर पहुंचा। यहां राहुल गांधी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। कांग्रेसियों में न्याय यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। नौजवानों की समस्याओं का, महिलाओं की समस्याओं का, दलितों की समस्याओं का हल है, जो आज नौजवान राहुल गांधी को सौंपने जा रहे हैं। राहुल गांधी इन देश की समस्याओं का हल है और जो ये न्याय यात्रा आ रही है, इस न्याय यात्रा के माध्यम से इस देश को न्याय मिलने की बहुत सारी उम्मीद है। कानपुर से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के लिए जिले में किस तरह की तैयारियां देखने को मिली? न्याय यात्रा जो निकाली गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें आज कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जो है उन्नाव से लेकर के कानपुर तक का पूरा जो है
जन यात्रा निकाली है। यहाँ पर कांग्रेसियों का जो है पूरा हुजूम देखने को मिला है। यहाँ पर काफी जितने भी कांग्रेसी थे उन्होंने राहुल गांधी का खूब भव्य स्वागत करते हुए और जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने जो है कानपुर में आगमन करते ही उन चारों तरफ कांग्रेसियों को जो है हाथ हिला करके उनका अभिनंदन किया और एक तरफ जहाँ देखा जा सकता है कि चारों तरफ पूरे कांग्रेसियों की भीड़ उमड़ी हुई थी, वहीं जी। पर कांग्रेसियों ने जो है राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। जी जी आशीष, राहुल गांधी को अपने बीच पाकर कांग्रेसियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? क्योंकि देखिए राहुल गांधी बहुत कम ही ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश आए। देखिए, कांग्रेसियों में पूरी तरीके से राहुल गांधी को देख करके उत्साह जो देखने को मिला है, काफी हुजूम था कांग्रेसियों का। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी उमड़े हुए थे, जिसमें अन्य कई मतलब बिरादरियों के मुस्लिम वर्ग भी था उसमें, और भी वर्ग के लोग थे जो कि राहुल गांधी की यात्रा में सम्मिलित होकर के उनका साथ देते हुए और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए नारेबाजी करते रहे और वहीं पर जो है राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। जी आशीष, कांग्रेसियों का खुश होना लाजमी है, लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो इस न्याय यात्रा में जनता में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला? देखिए, न्याय यात्रा में जहाँ तक कि जनता के सवाल उठता है, जनता अभी भी जो है दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ जो है अधिकतम जनता जो है बीजेपी पार्टी के समर्थन में है, वहीं दूसरी तरफ जो है जितने भी पुरानी जो और मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो लोग कांग्रेसियों के साथ में मिल करके ही अपनी खुशी बांट रहे हैं। जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस न्याय यात्रा का असर क्या देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में, क्या इस न्याय यात्रा के जरिए राहुल जनता को साधने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, इसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें अधिक से अधिक जो है जो भी शेड्यूल कास्ट है और मुस्लिम कास्ट है, इनको जो है इनका जो है सपोर्ट पूरी तरीके से राहुल गांधी को मिल रहा है। इसमें राहुल गांधी को जरूर कहीं ना कहीं आगे चल करके जो है चुनाव में फायदे मिलेंगे। जी आशीष, इस न्याय यात्रा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां कानपुर में की गई थी? देखिए, प्रशासन की तरफ से कोई खास तैयारियां नहीं की गई थी। इसमें जो है आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, काफी जाम भी लगा हुआ था। वहीं पर जो है जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी मौके पर मौजूद नहीं थे। कम से कम जितना भी प्रशासनिक विभाग था वो सिर्फ अपना ट्रैफिक रोक करके ही उनकी राहुल गांधी की अगवानी में लगा हुआ था। जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद आशीष। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन बनता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच गठबंधन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और समाजवादी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने की कवायद शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल दरअसल राजा भैया से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और बातचीत की। इस दौरान दोनों के बीच मिलकर लोकसभा चुनाव को लड़ने की तमाम बातें भी हुई। जानकारी के मुताबिक मोबाइल पर राजा भैया और अखिलेश यादव की बातचीत भी हुई, जिसके बाद से ये अटकलें लगने लगी कि राज्यसभा चुनाव के लिए सपा ने राजा भैया से समर्थन मांगा और लोकसभा चुनाव में सपा जनसत्ता दल के साथ चुनाव में उतर सकती है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, राजा भैया और अखिलेश यादव क्या एक बार ये फिर से आकर के लोकसभा चुनाव में कुछ अलग ही एंगल बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, जो राज्यसभा के लिए अभी समर्थन मांगा है समाजवादी पार्टी ने भैया से, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक जनसत्ता दल राजा भैया की जो पार्टी है, तो मुझे लगता है पूरा आसाम दिख रहे हैं। और दूसरी चीज भी आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में राजा भैया और अखिलेश यादव का अगर दोनों लोगों का सामंजस्य बैठता है तो 2024 का चुनाव दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी थी। लेकिन राजेश देखिए, एक और कांग्रेस से गठबंधन टूटने की बातें, कांग्रेस के साथ बात नहीं बन पा रही है, दूसरी ओर राजा भैया के साथ गठबंधन की खबरें। आखिर सपा का प्लान क्या है? क्या इस बाबत कोई भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? किरण, अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, तो बिल्कुल एक चीज बिल्कुल आपको बता दें कि जो इंडिया गठबंधन है अभी उसमें सीट शेयरिंग को लेकर कोई मुद्दा साफ नहीं हुआ है। लेकिन इसके बीच में
समाजवादी पार्टी और राजा भैया के बीच बातचीत चल रही है और टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। उसके बाद नरेश उत्तम पटेल के आवास पे, राजा भैया के आवास पे जाकर मुलाकात की और मुलाकात के बाद दोनों नेताओं में बातचीत भी हुई है। दूसरी चीज आपको बता दें कि बातचीत होने के बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव जो सामने आ रहा है, इसमें लेकर दोनों नेता या दोनों पार्टियां एक साथ 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। ठीक जी राजेश, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें हैं, क्या राजा भैया और अखिलेश यादव का ये गठबंधन विपक्षी पार्टी के लिए या फिर सत्ता के लिए कोई नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल किरण, अगर बात की जाए राजा भैया की, तो राजा भैया का भी प्रतापगढ़ में दबदबा रहा है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में गठबंधन अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में राजा भैया तो बिल्कुल सही है कि उनकी सीटें वहां से निकलना तय मानी जाएगी। और दूसरी चीज आपको एक भी बता दें कि जो एक राजपूत का वोट बैंक है, इसमें भी सेध लगाने का काम आएगा। जी, तो ये राज्यसभा और लोकसभा जो वोट के बदले वोट या फिर वोट के बदले सीट की बातें हो रही हैं, अगर एक बार फिर से इन पर पेंच फंस जाता है तो क्या एक बार फिर से सपा बिल्कुल अकेले हो जाएगी? बिल्कुल किरण, अगर बात की जाए राज्यसभा की और लोकसभा की, तो अगर इसमें कोई पेच फंसता है तो जाहिर सी बात है कि फिर गठबंधन नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव से टेलीफोनिक वार्ता हुई थी और नरेश उत्तम पटेल राजा भैया के आवास पे जाकर मुलाकात किए हैं, तो उसे साफ साफ जाहिर लग रहा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टियां, दोनों नेताओं भी एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी, क्या राजेश अभी तक राजा भैया की पार्टी से जुड़े हुए किसी भी नेता का, कार्यकर्ता का किसी भी तरह का रिएक्शन इस खबर को लेकर सामने आया है? किरण, अभी अगर बात की जाए उनके पार्टी के किसी भी नेता का, तो बिल्कुल उनके पार्टी के नेता का अभी कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से नरेश उत्तम पटेल जाकर उनके आवास से मुलाकात की है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी और राजा भैया जो है, दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। और इससे बहुत बड़ा प्रभाव जो है इस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राजा भैया राजपूत है, तो राजपूत का जो वोट बैंक है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और राजा भैया के साथ गठबंधन अगर होता है तो दोनों के साथ में आने के लिए मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद की जा सकती है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की